महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हो चुके हैं अजीत पवार और अब उनका बयान भी आ गया है। एनसीपी में नए लोगों को मौका मिला है। सरकार में कुछ और मंत्री शामिल होंगे, एनसीपी के चुनाव चिन्ह के लिए लड़ेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, अजीत पवार ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है, डिप्टी सीएम बने गए। तरफ से तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है। और ये काम करते वक्त आपने भी देखा वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में, वह जो अगर आपने देखा बाकी की डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देखते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहां के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहां के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली, बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वैसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तक्करे, हम सब ये लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो या अपना अदिति तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है। और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना। तो अजीत पवार की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, उन्होंने कहा राज्य के हालात को लेकर ये फैसला लिया गया है। शुभम इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। शुभम, लोकसभा चुनाव अगर हम उसकी बात करें तो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में एक तो शरद पवार ने पहले हलचल पैदा की और अब देखिए अजीत पवार ने ये मौके पर चौका मार दिया। बिल्कुल, देखिए नीतू जी, मौके पर चौका कोई अगर मारना सीखे तो अजीत पवार से सीखना चाहिए। देखिए ये पहली बार नहीं है, दूसरी देखिए हम इस कहानी को रिपीट करना चाहेंगे। साल 2019 फ्लैशबैक में अगर जाएं तो उस वक्त भी आपदा में अवसर जो है वो अजीत पवार ने उस वक्त ढूंढा था जब 3 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे। अब 2023 में हम खड़े हैं, यहाँ पर भी अजीत पवार एक बार फिर से पार्टी से बगावत करके यहाँ पर शरद पवार का साथ छोड़कर शिंदे फडणवीस सरकार को समर्थन दे रहे। देखिए यहाँ पर उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात जरूर कही कि पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम मेरे पास ही रहेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता। यानी यहाँ पे देखिए पूरी अगर हम फ्लैशबैक में जाए पिछले 1 साल की पहले के जाए तो जिस तरह से यही वो मौसम था जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की,
पार्टी पर कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पर अजित पवार जो है शरद पवार के साथ बगावत करके यहाँ पर पार्टी पर पूरे कब्जे की होने की बात करी। देखिए, दो बड़े नेता इस वक्त अजित पवार के बगल में बैठे हैं जो अपना कद्र एनसीपी भी और महाराष्ट्र की राजनीति बहुत बड़ा रखते हैं। प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा सांसद है, छगन भुजबल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र में सरकार चला चुके हैं। तो ऐसे में वो बहुत दोनों नेता जो है वो शरद पवार के बहुत करीबी थे। ऐसे में अजित पवार के साथ आना ये कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि या तो इसे गेम प्लान कहा जाए या तो फिर शरद पवार के कुछ फैसलों से वो नाखुश नजर आ रहे हैं या फिर इसके पीछे किसी और का मास्टरमाइंड कहा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन सरकार की जरूरत है, अभी तक डबल इंजन चली थी, ट्रिपल इंजन सरकार की जरूरत है, तो ऐसे में वो अपना समर्थन दे दिए। देखिए, हमने ये खबर पहले आपको बताई थी कि अजित पवार पिछले कुछ दिनों से नाराज तो चल रहे थे, लेकिन नाराजगी का जाहिर वो इस तरह से कर देंगे कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने पार्टी में बगावत की, फूट डाली, पार्टी पूरा कब्जा किया, ऐसे में अजित पवार भी एकनाथ शिंदे की राह पर चलेंगे। इसका अंदाजा, इसका भरोसा कोई भी राजनीतिक पंडित जो है वो नहीं कर पाया था। लेकिन इस खबर से आज जो तस्वीरें सामने आए, ये हर किसी को वाकई हैरान कर देने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि शुभम, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं, वाकई ये हाल उसी तरह से हुआ था जब शिवसेना चिन्ह को लेकर दोनों ही गुट, एकनाथ शिंदे और शिवसेना का जो गुट था, दोनों ही लड़ रहे थे सीजन में। और अब इसी तरह से एनसीपी के चिन्ह को लेकर ही ये लड़ाई जो है इस तरफ भी देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ अजीत पवार ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कुछ और मंत्री शामिल हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये कांटेक्ट, ये संपर्क कहां से और हो रहा है? यहाँ पर अजित पवार के बारे में हम बता दें कि आपको अजित पवार एनसीपी में अपना एक अलग वर्चस्व रखते हैं। उनके समर्थन में, उनके कांटेक्ट में बहुत सारे वो विधायक हैं जो इस वक्त शरद पवार के साथ में, वो कार्यकर्ता, पदाधिकारी पूरे प्रदेश भर में अजित पवार की एक अच्छी पकड़ एनसीपी पार्टी में मानी जाती है। तो ऐसे में एनसीपी अब अजित पवार जो है एक विधायकों को संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हालांकि 30 विधायक उनके साथ में जरूर तो आए, लेकिन और भी विधायकों को लाने की कोशिश यहाँ पर अजित पवार के द्वारा की जाएगी। देखिए, यहाँ पर आपने इससे पहले जिक्र किया था कि लोकसभा चुनाव की तैयारी। देखिए, लोकसभा चुनाव में अगर पूरे देश में बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र इकलौता राज्य जहां पर 48 सीटें हैं, देश का सबसे दूसरा बड़ा सबसे राज्य लोकसभा सीटों के मामले। यहाँ से अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कि आने वाले लोकसभा में किस तरह से चुनाव साथ में लड़ा जाए, विधानसभा चुनाव किस तरह से साथ लड़ा जाए, उसके अलावा कुछ महानगर पालिका लोकल कॉर्पोरेशन चुनाव साथ लड़ा जाए। देखिए, यहाँ पर अपने साथ विधायकों को लाना ये इस बात के लिए जरूरी हो जाएगा अजित पवार के साथ कि 2/3 विधायक जो एकनाथ शिंदे दावा किए थे शिवसेना में रहते हुए, शिवसेना से बगावत करने के बाद, सरकार में आने के बाद, उसी तरह का दावा अजित पवार यहाँ पर अपने चाचा शरद पवार के ऊपर ठोकेंगे कि पार्टी मेरे पास है, पार्टी के ज्यादातर विधायक मेरे संपर्क में है। तो ऐसे में पार्टी की पूरे जो अधिकार है, पूरे जो डिसीजन मेकिंग है, वो मेरे होने चाहिए। तो उसको लेकर अब शरद पवार कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो किस तरह से बात रखते हैं, वो किस तरह से अपनी चाल चलते हैं या वो किस तरह से अपना अगला स्टेप उठाते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि पार्टी का एक कानून होता है कि अगर आप अपनी पार्टी से निकलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो दल बदल कानून के तहत आपकी विधायिका भंग करने का अधिकार पार्टी के नेतृत्व, पार्टी के जो आला कमान होते हैं उनके पास होता है। लेकिन यहाँ पर अजित पवार को सारी चीजें पता है, क्योंकि उनके सामने ही 1 साल पहले जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर पार्टी पे कब्जा किया, ये रणनीति वो भी समझते हैं कि आखिर मुझे अगला स्टेप क्या उठाना है। इससे पहले उन्होंने जिक्र कर दिया कि बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी कि एनसीपी को तोड़कर शिंदे फडणवीस सरकार को समर्थन दें। इसी वजह से नाराज चल रहे थे। एक महीने से खबरें चल रही थी कि शायद अजित पवार एनसीपी से अलग होकर शिंदे फडणवीस सरकार को समर्थन दें। और बिल्कुल जिस तरह से अजीत पवार ये कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि उनके पास ज्यादा अनुभव है। मुझे 2019 का वक्त भी याद आ रहा है जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और अजीत पवार डिप्टी सीएम थे। तो कहीं ना कहीं उस अनुभव को यहाँ पर साझा करते हुए नजर आए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शुभम, बिल्कुल, बहुत अनुभव ताजा किया और छठी बार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले जब कांग्रेस यूपीए की सरकार 2014 से पहले थी महाराष्ट्र में, तो उस वक्त भी अजित पवार मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो अनुभव है। और एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से कहा कि अब एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हो चुके हैं, तो ऐसे में महाराष्ट्र को अजित पवार की जरूरत है, महाराष्ट्र सरकार को अजित पवार की जरूरत है। अजित पवार अपना एक अलग कद रखते हैं, उनको चीजें पता है, तो ऐसे में सरकार और बेहतर काम कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि संजय राउत शिवसेना के नेता हैं, उनकी एक बात हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि उनका ये कहना है कि जल्द ही महाराष्ट्र नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और अजित पवार का समर्थन एक सपोर्ट के लिए बुलाया गया है, क्योंकि सरकार जो 16 विधायक है, जिसका फैसला महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को ये फैसला लेना है कि वो पात्र हैं या अयोग्य हैं, या योग्य हैं या अयोग्य हैं। अगर वो अयोग्य हो जाते हैं तो सरकार जो है फिर से नए मुख्यमंत्री चेहरा बदल सकता है। तो इसी वजह से ये शायद चीजें पहले से प्लानिंग हो रही होंगी कि जिस तरीके से अब अजित पवार का सपोर्ट ले लिया तो सरकार सेफ है, सरकार अगले साल तक चल पाएगी।
और ऐसे में शुभम, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार ने एक बड़ा फैसला लिया था, इससे पहले 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे और अब आज अजीत पवार की तरफ से ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीपी में बड़ा झटका आज लगा है। क्या लगता है, शरद पवार की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो सकती है? बिल्कुल, सबसे थोड़ी देर बाद, चंद मिनटों के बाद ही शरद पवार अपना बयान रखते हुए नजर आएंगे और उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आखिर उनका अगला कदम क्या था। उनके नाक के नीचे से उनके भतीजे ने, उनके सबसे करीबी प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल के साथ साथ 30 विधायकों को अपने साथ लेकर चले गए हैं और पार्टी पर के चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम पर भी दावा ठोक रहे हैं। तो ऐसे में शरद पवार देश के चाणक्य कहे जाते हैं, बड़ी राजनीति में अपना विपक्ष में एक बड़ा चेहरा माना जाता है। मौजूदा समय की बात करें तो शरद पवार अगला स्टेप किस तरह से उठाएंगे, ये देखने वाली सबसे बड़ी बात है। क्या अभी से वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या दल बदल कानून के तहत उनकी विधायिका भंग करने की मांग करेंगे, ये सबसे बड़ी नजर होगी कि शरद पवार अपना अगला स्टेप, अपना अगला दाव किस तरीके से चलते हैं। और बिल्कुल, अगर हम बात करें अजीत पवार की, तो अजीत पवार के खेमे में कई बड़े विधायक नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम देख रहे हैं छगन भुजबल को, प्रफुल्ल पटेल को, तो बड़े नेता तो यहाँ पर अजीत पवार की तरफ ही आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीपी तो कमजोर होती हुई दिख रही है। क्या ऐसा भी कोई है तुरुप का इक्का जो शरद पवार के पास हो, शुभम? देखिए, ये 2 नेता जो तस्वीर में दिख रहे हैं, जो बिल्कुल अजीत पवार के राइट और लेफ्ट साइड में बैठे हैं, तो शायद हो सकता है कि शरद पवार पूरे टूटे हुए नजर आए। उनकी बेटी सुप्रिया सुले के अलावा कोई ऐसा बड़ा चेहरा इस वक्त उनके पास नहीं है जो उनके साथ खड़ा उनकी पार्टी में। ये 3 बड़े नेता शरद पवार के बाद उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा कद रखते, बड़ा चेहरा माने जाते थे। लेकिन जिस तरह से अब अजीत पवार आ गए हैं, छगन भुजबल को मंत्री बना दिया है, उसके अलावा जयंत पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी के, वो इनके साथ आ चुके हैं। आदित्य तटकरे एक बड़ा महिला चेहरा मानी जाती है विधायक में, वो इनके साथ आ गए हैं। इसके अलावा जो धनंजय मुंडे, जो बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के भाई हैं और गोपीनाथ मुंडे के उनके भाई के लड़के हैं, वो भी इस सरकार में मंत्री बन चुके हैं। तो आप सोचिए कि अजित पवार ने यहाँ पर पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने हाईजैक किया था, उसी तरह से अजित पवार ने भी पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा और दावा ठोक दिया है कि पार्टी तो मेरी है, क्योंकि बड़े चेहरे, बड़े तमाम जो विधायक है, उनके समर्थक, वो मेरे साथ आकर खड़े हैं कि पार्टी का चुनाव चिन्ह, पार्टी अब मेरी हो जानी चाहिए। अब देखिए ना, देखना ये होगा कि शरद पवार किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं, किस तरह से वो अपनी बातों को सामने, मीडिया के सामने रखते हैं। और कुल मिलाकर शुभम, अब ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो चुनाव चिन्ह पर आ चुकी है, एनसीपी चिन्ह पर आ चुकी है, क्योंकि इसका जिक्र भी अजीत पवार ने कर दिया कि अब तो लड़ाई जो है चिन्ह को लेने को लेकर ही होगी। तो अब ये लंबी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बिल्कुल, बहुत लंबी प्रक्रिया शुरू होगी। और चुनाव, महानगर पालिका के चुनाव जो अगर कहीं बात करें तो बीएमसी के साथ साथ 10 ऐसे महानगर पालिका चुनाव सर पर हैं। तो ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की कोशिश होगी कि चुनाव से पहले इसका निवारण हो जाए, क्योंकि अब यहाँ पर शिवसेना की ओर से 2 खेमा उतरेगा, एनसीपी की ओर से 2 खेमा उतरेगा। यहाँ पर देखिए, अजित पवार बगावत के सुर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि अजित पवार के ये जो इन्होंने जो कदम उठाया है वो कितने सक्सेस होते हैं, क्योंकि ये ट्रिपल इंजन की सरकार तो है, लेकिन 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आपने हिंदी कहावत तो सुनी होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री, ऐसा ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में पहली ऐसी बार हो रही कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो चलाई जा रही है। यानी 3 पॉलिटिकल पार्टी, इससे पहले महाविकास आघाड़ी चल रही थी, लेकिन दूसरी बार 3 पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त साथ में आई हैं और सरकार चलाने के लिए, जो महज 1 साल का लंबा वक्त बच चुका है, क्योंकि अगले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने। तो ऐसे में अब देखना हो कि अजीत पवार कितने दिन पार्टी में रहकर पार्टी चलाते हैं या सरकार को समर्थन देते हैं, क्योंकि अजीत पवार ने 3 दिन पहले, 2019 की बात करें तो 3 दिन में सरकार गिरा दी थी, 3 दिन में इस्तीफा देकर वापस महाविकास आघाड़ी में शामिल होकर। और ऐसे में शुभम, ये 3 तिगाड़े वाली जो सरकार है ये ज्यादा चल नहीं पाती है, ये गिर जाती है। इतिहास गवाह है। महाराष्ट्र की ही बात करें तो महाराष्ट्र में ही ऐसा देखने को मिला है। बिल्कुल सही आपने कहा। इससे 1 साल पहले अगस्त की बात करें तो 30 जून 2022 को ही 3 पहियों की जो सरकार थी वो गिर गई थी। उसके बाद उस 3 पहियों में से स्टीयरिंग अलग हो चुका था, रिक्शा की अगर बात करें पहिया अलग हो चुका था। जिसके बाद 2 पॉलिटिकल पार्टी, शिंदे गुट और बीजेपी ने साथ मिलकर सरकार बनाई थी। 1 दिन पहले सरकार ने अपने 1 साल पूरे होने की जश्न मनाई। अब लेकिन 2 दिन के अंदर, महज 48 घंटे के भीतर ही सब कुछ बदल जाता है, राजनीतिक समीकरण बदल जाता है। फिर से 3 पहिए की सरकार इस वक्त महाराष्ट्र में
चलनी जो है अगले कुछ सालों के लिए, यानी 1 सालों के लिए, अगले कुछ चुनाव के लिए ये दिखाई देगी, क्योंकि चुनाव के जो नतीजे आएंगे इस बार महाराष्ट्र में वो बेहद ही हैरान कर देने वाले और बेहद ही हम कह सकते हैं कि बहुत बदलाव इस बार चुनाव में देखने को मिला, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है कि जिस विधायक को वोट देते हैं, जिस पार्टी के लिए वोट देते हैं, वही विधायक वही अपनी पार्टी को लेकर किसी और के साथ चले जाता है। तो इससे जनता के मन में भी बहुत दुख होता है कि जिसे उन्हें वोट करते हैं किसके लिए। लेकिन महाराष्ट्र की जो राजनीति हुई है ये अगले कुछ दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाने वाली, क्योंकि इस 5-4 साल में हमने 3 मुख्यमंत्री देखे और 3 उप मुख्यमंत्री जो है वो देख लिए हैं। और बात अगर लोकसभा की जाए, ये जो दो खेमा बंटता हुआ नजर आ रहा है, चाहे शिवसेना का हो या एनसीपी का हो, राजस्थान की भी बात अगर हम कर लेते हैं, वहां पर भी 2 खेमा बंटा हुआ है कांग्रेस में। तो महाराष्ट्र को देखें, लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र पर क्या असर होगा, क्योंकि असर तो होना ही है शुभम, लेकिन कितना असर होगा, और यहाँ पर जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की है इस पर कितना असर होगा? देखिए, यहाँ पर अब अगर हम शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बात करें तो यहाँ पर अब इनके पास होने के लिए कुछ नहीं बचा है। हाँ। यहाँ पर इनके पास अब चुनाव का वक्त आएगा। चुनाव में जो जनता जनार्दन है, जो सबसे सर्वोपरि होती है देश में, जो सत्ता पे बिठाना चाहती है, सत्ता से उखाड़ कर फेंकना भी आपको जानती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह से इन दोनों बड़े नेताओं को देखते हैं, किस तरह से दोनों बड़े नेताओं के पीछे सहानुभूति का वोट करते हैं। देखिए, यहाँ पर अब दोनों नेता सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि चुनाव आने दीजिए, जनता आपको सबक सिखाएगी। और सही बात है, जब चुनाव आएगा तो बहुत सी तस्वीर यहाँ पर बदल जाएगी। आप जिस तरीके से देखिए, यहाँ पर लोकसभा चुनाव है, 48 सीटें हैं। पिछली बार अगर बात करें तो एनसीपी को 6 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, शिवसेना को 18 सीटें मिली थी और सबसे ज्यादा सीट पाई थी भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में अब सीटों का बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि 3 पॉलिटिकल पार्टियां जब साथ में आ जाती हैं तो सीटों का शेयरिंग शुरू होता है। अब सीटों का जब शेयरिंग होगा तो उसमें सीट बंटवारे होंगे, उसके बाद देखा होगा कि परफॉर्मेंस कितना अच्छा होता है, जो सांसद होते हैं, जो मौजूदा सांसद, उनको टिकट मिलता है नहीं मिलता है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। यानी आप सोचिए कि एक लोकसभा सीट पर कुल तकरीबन 8 उम्मीदवार जो है, 7 से 8 उम्मीदवार महज 3 पॉलिटिकल पार्टी से उतारे जाएंगे। बीजेपी की ओर से उतारे जा सकते हैं, एनसीपी की ओर से 2 उम्मीदवार उतरेंगे, शिवसेना की ओर से 2 उम्मीदवार उतरेंगे, और जो विपक्ष होते हैं, जो नोटा वाले जो होते हैं, जो विपक्ष उम्मीदवार होते हैं, वो अलग उनको छोड़ दीजिए। तो आप सोचिए 6-6, 7-7 उम्मीदवार जब एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति का क्या असर होगा और जो वोट परसेंटेज होगा वो कितना आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, अजीत पवार की अगर हम बात करें, बगावत तो तब से ही शुरू हो गई थी जब उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली थी। वक्त दर वक्त उन्होंने कई तरह के बयान भी दिए हैं शुभम, जिस तरफ ये बयान जो थे वो इशारा कर रहे थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन शरद पवार उन स्थितियों को संभालने में लगे हुए थे। और आखिरकार देखिए, जब उन्होंने लास्ट टाइम पर 2 कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की, उसके बाद से ही लग रहा था कि अब शरद पवार के हाथ में कुछ नहीं है। भले वो पार्टी में कद्दावर नेता जरूर है, लेकिन उनके हाथ में पार्टी को बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है, और आज उसकी झलक देखने को मिल भी गई। बिल्कुल, देखिए नीतू जी, शरद पवार की उम्र हो चुकी है, महज 84-85 साल उनकी उम्र हो चुकी है, वृद्ध अवस्था में आ चुके हैं। ऐसे में भागदौड़ नहीं कर सकते। इसी वजह से उन्होंने सोचा था कि शायद सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को ये जिम्मेदारी दी जाए कि आप पार्टी संभालिए, क्योंकि चुनाव सर पर है। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत मायने रखने वाला है देश की राजनीति में। तो ऐसे में इससे पहले लेकिन अजित पवार ने पूरा पासा ही पलट दिया। उनको ये चीज पता था कि अजित पवार, उनके भतीजे, वो नाराज चल रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से ये जो चीजें हुई, ये कहीं न कहीं अब शरद पवार को बड़ा झटका जो है मिला है। लेकिन यहाँ पर हम और आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि क्या शरद पवार को चीजों के बारे में पता नहीं, क्योंकि चाणक्य कहे जाते थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी हाल ही में उद्धव ठाकरे के ऊपर, उन्होंने जो खूबी जो लाइनें लिखी थी उसी तरह से फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है। तो आप समझिए उनकी पार्टी के अंदर इतनी बड़ी बगावत चल रही है, बगावत के सुर बज रहे हैं। क्या एक ऐसे बड़े दिग्गज नेता को इसकी भनक भी नहीं लगेगी? भनक तो होगी, लेकिन विवश हो चुके हैं, उनके कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अजित पवार अपना अलग कद रखता है। देखिए, यहाँ अपने दर्शकों को हम एक और बता देते हैं कि अजित पवार के साथ उनके अजित पवार, शरद पवार के भाई का एक लड़का है रोहित पवार, वो महाराष्ट्र में इस वक्त विधायक है। उनके ऊपर नजर होगी कि वो किसके साथ जाते हैं, क्या अपने चाचा की ओर जाते हैं या अपने पिताजी के भाई के साथ जाते हैं, यानी शरद पवार के साथ जाते हैं। क्योंकि बीच मझधार में इस वक्त रोहित पवार फंस चुके हैं, क्योंकि इन्हीं के परिवार के विधायक के। अब देखना होगा कि अजित पवार को समर्थन देते हैं या फिर सरकार को समर्थन देते हैं, या फिर अपने चाचा के साथ एनसीपी पार्टी में रह जाएंगे और 24 की तैयारी की चुनाव लड़ेंगे। इनके ऊपर सबसे बड़ी नजर होगी थी। पार्टी तो फूट गई है, लेकिन परिवार के अंदर किस तरह से बगावत के सुर दिखेंगे, ये तो आने वाले कुछ घंटे या कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। शुभम, आपने चाणक्य का जिक्र किया और यहाँ पर अजीत पवार बिल्कुल फिट बैठते थे जब वो शरद पवार के साथ थे।
तो कहा भी जाता था कि चाणक्य की जो नीति है वो अजीत पवार के पास ही है और वही कई बड़े फैसले जो है पीछे से लेते आ रहे हैं एनसीपी को आगे बढ़ाने के लिए, कद ऊंचा करने के लिए। अब वही चाणक्य पार्टी से छिटक गया है और साथ ही साथ पार्टी का सिंबल और वहां से लोगों को भी लेकर जा रहा है। शरद पवार के लिए कहीं ना कहीं ये काफी बड़ी चोट कही जा सकती है, जिस चाणक्य नीति की हम अक्सर बात किया करते थे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चोट लगी। इतनी बड़ी चोट तो शरद पवार को साल 1999 में भी नहीं लगी होगी, जब कांग्रेस में बहुत कई अरसों तक वो पार्टी में थे। उसके बाद एक तरफा वो पार्टी छोड़ देते और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाते हैं। उसके बाद देखिए, अपनी पार्टी बनाते हुए हर कोई खुश होता है, लेकिन जब पार्टी टूट जाती है तो बहुत दुख होता है। तो शायद यही वजह है कि जिस तरीके से शरद पवार के पास एक दिल में चोट पहुंची होगी कि उस वक्त इतना दुख नहीं होगा कि जिस पार्टी के लिए उसने पूरी करियर को, अपने पूरे जिस तरह से 18-19 साल की उम्र में राजनीति शुरू करना और एक एज में आकर पार्टी को छोड़ना, कांग्रेस जैसी पार्टी को, उस वक्त इतना दुख नहीं हुआ होगा जितना अब दुख होगा, क्योंकि उनके भतीजे ने अपनी पार्टी के अंदर ही बगावत करके उनके नाम और सिंबल जो उन्होंने नाम सोचा था उस वक्त तारिक अनवर के साथ सन 1999 के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में काम करेगी, महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम करेगी। अब वो पार्टी कोई और लेके जा रहा है, उनके सामने कोई और लेके जा रहा है, कोई और नहीं बल्कि उनका कोई अपना ही उनका भतीजा है, सगा भतीजा, जो जिसे उन्होंने पाला पोसा, जिसे उन्होंने बड़ा बड़ा राजनीति में चेहरा दिखाया, राजनीति में सब कुछ सिखाया, उन्हीं के इशारे पे वो राजनीति सीखे, वही उनकी पार्टी बगावत करके ले जा रहे हैं। तो इससे ज्यादा दुख और किसी एक नेता के लिए क्या हो सकता है? यहाँ पर तो आप लेकिन एक बात ये भी है शुभम, क्योंकि अजीत पवार को साइड करने की रणनीति तो पहले से ही कहीं ना कहीं बनाई जा रही होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि दिल्ली में जो एनसीपी की बैठक हुई थी, एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें भी जो पोस्टर जारी किया गया था, सुप्रिया सुले उस पोस्टर में नजर आ रही है, शरद पवार उसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन अजीत पवार कहीं नजर नहीं आए पोस्टर में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जब अजीत पवार ने बयानबाजी शुरू की थी, या जो खबरें आई कि जिस तरह से पीएम मोदी की तारीफ करना, आप विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष पार्टियों की तारीफ कर रहे हैं, इससे कहीं न कहीं शरद पवार आहत हो चुके थे। और जिस तरह से अजीत पवार का कद शरद पवार से ज्यादा लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था, इसको देखते हुए पार्टी के चाहे पोस्टर हो, वहां से अजीत पवार की तस्वीर जो है गायब हो चुकी थी। और जिस तरह से सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्याध्यक्ष बना, तो दिल में चोट पहुंची थी कि मेरे ही सगे चाचा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यही वो सवाल था। इस वजह से जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभम इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में आज के दिन एनसीपी में बड़ा उलटफेर हुआ है और अब लड़ाई जो है वो चुनाव चिन्ह पर आ चुकी है। लड़ाई कहां तक चलेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।